मार्ग जमा के साथ साथ सावधि जमा जिसको हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट मैंने एक ही में लिख दिया। यहाँ तक आप देखिए, ये आपका यहाँ तक जो था वो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार था, और जो फ्रीडमैन ने अपना जो व्यू दिया, अपना जो विचार दिया, अपनी जो परिभाषा दी, इनके अनुसार मुद्रा के अंतर्गत चूंकि करेंसी और मार्ग जमा इसको भी इन्होंने स्वीकार किया, लेकिन इन्होंने कहा कि मुद्रा के अंतर्गत करेंसी मार्ग जमा के साथ साथ सावधि जमा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। अब सावधि जमा या समय जमा या टाइम डिपॉजिट क्या होता है, ये भी समझना आपके लिए आवश्यक है। सावधि जमा वह जमा होता है, बैंकों में जमा वह राशि होती है जिसको हम एक निश्चित समय के बाद ही निकाल सकते हैं या वापस ले सकते हैं। ठीक है, सावधि जमा जैसे इसको आप फिक्स जमा भी कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, हम अपने बचत राशि को एक तो हम मार्ग जमा के रूप में जो है बैंकों में जमा करते हैं, और एक क्या होता है, एक निश्चित समय के लिए भी हम उस रुपये को क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। मान लीजिए हमने 1 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए या 7 वर्ष के लिए, इस तरीके से एक टाइम बाउंडेशन के अंतर्गत भी जो है हम क्या करते हैं, समय सीमा के अंतर्गत भी क्या करते हैं, पैसे को अपने जमा कर देते हैं। और जब वो समय सीमा पूरी हो जाती है, जैसे 5 साल के लिए हमने रुपये को जमा कर दिया बैंक में, तो जब 5 साल पूरा होता है तभी हम क्या करते हैं, उस रुपये को वापस लेते हैं। तो इस तरह का जो धन होता है, जो मुद्रा होता है, उसको हम क्या करते हैं, सावधि जमा करते हैं। तो ये भी क्या है, ये बैंक जमा ही है, ये भी बैंक जमा है। तो बैंक में जो जमा राशि होती है, एक तो क्या होता है, एक जो है हम स्थायी रूप से हम उसको जमा कर देते हैं, जिसको जब जरूरत पड़ता है तुरंत हम उसको मार्ग भी कर लेते हैं। लेकिन सावधि जमा के रूप में भी हम पैसा जमा करते हैं बैंकों में, जो कि एक निश्चित समय के बाद ही उस राशि को हम वापस लेते हैं। जितने समय के लिए हम जमा करते हैं उस समय अवधि के बाद ही हम उस राशि को वापस लेते हैं। इस तरह का जो जमा होता है उसको हम क्या करते हैं, सावधि जमा करते हैं। इस प्रकार जो है फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा के अंतर्गत करेंसी मार्ग जमा के साथ साथ जो है सावधि जमा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। तीसरे व्यू के हम देखते हैं, तीसरे व्यू को, जिसको हम गुरले शाह व्यू बोलेंगे या गुरले शाह की डेफिनेशन बोलेंगे। गुरले और शाह ये 2 नाम हैं, 2 अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने मिलकर जो है अपना व्यू दिया था, दृष्टिकोण दिया था मुद्रा के संबंध में, और इन्होंने जो है अपनी मुद्रा की परिभाषा में, मुद्रा के दृष्टिकोण में इन्होंने बताया कि मुद्रा के अंतर्गत जो है करेंसी मार्ग जमा सावधि जमा के अतिरिक्त गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों के ऋण पत्र, बचत पत्र, बांड तथा शेयरों को भी सम्मिलित किया जाता है। यानी यहाँ पर इन्होंने जो है गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों को भी जो है क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। तो इनके अनुसार, इस दृष्टिकोण के अनुसार, गुरले तथा शाह के दृष्टिकोण के अनुसार क्या हुआ कि करेंसी प्लस मार्ग जमा प्लस सावधि जमा प्लस गैर बैंकिंग, जिसको आप शार्ट में गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ, शार्ट में मैंने लिख दिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जिसको हम गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ के ऋण पत्र,
बचत पत्र, बांड, शेयर, इसको भी सम्मिलित करते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि NBFIS क्या होता है, गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ किसको बोलते हैं। आइए इस पर हम थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जो हमारे भारत का, इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वित्तीय जो व्यवस्था है, इसको यदि हम बहुत ही ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 साइड्स होते हैं। एक मांग पक्ष होता है, एक पूर्ति पक्ष होता है। डिमांड एंड सप्लाई 2 साइड्स होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष। मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पक्ष होता है जिसके पास मुद्रा की कमी है। मुद्रा की क्या है, कमी है, फाइनेंशियल कमी है, उसको मुद्रा की जरूरत है, वो मुद्रा की मांग करता है। और दूसरा, जिसके पास क्या है, मुद्रा अतिरिक्त है। इसके पास मुद्रा क्या है, अतिरिक्त है, बचत के रूप में है, एक्स्ट्रा है, और ये मुद्रा को कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, कहीं देना चाहता है। तो ये देना चाहता है और ये लेना चाहता है। तो ये आपका डिमांड साइड और ये सप्लाई साइड होता है। डिमांड साइड में आपके वे पक्ष आते हैं जिसमें कंपनियां, आम जनता, गवर्नमेंट, जिनको क्या है, जिनको मनी की आवश्यकता है, ये क्या करते हैं, मनी की डिमांड करते हैं। और एक दूसरा पक्ष जो साइड सप्लाई साइड है, पूर्ति पक्ष, ये क्या करता है, जिसके पास मुद्रा एक्स्ट्रा होता है, ये मुद्रा देने का काम करता है। तो ये मुद्रा कैसे देता है, मुद्रा देने का काम करता है, किसको देता है, जो डिमांड करता है। तो इसमें कौन आते हैं, इसमें बैंकिंग सिस्टम आते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर होते हैं, है ना, जो आपका म्यूचुअल फंड्स होता है ना, ये सब जो है किस में आते हैं, सप्लाई सेक्टर में आते हैं। इसके अलावा नॉन बैंकिंग, जो अभी हम बात कर रहे हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों को भी जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब ये गैर बैंकिंग कहलाते हैं। इसका मतलब है कि ये बैंकिंग का कार्य नहीं करते। जो NB नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ हैं, ये क्या करते हैं, ये बैंकिंग का कार्य नहीं करते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आते हैं जैसे आपके बीमा कंपनियां हो गई, LIC का नाम सुने हैं आप लोग, LIC, GIC, बीमा कंपनी, बचत बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, ये सब किस में आते हैं, ये सब गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ के अंतर्गत आते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि ये जो है जनता से बचतों को इकट्ठा करते हैं। जो आम पब्लिक है, जनता जो है, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या करता है, इनके पास जमा करता है। और ये क्या करते हैं, ये जो है इस बचत को क्या करते हैं, इस बचत को ये अपना जो है कंपनियों को या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, सरकारी प्रतिभूतियों को, उसमें जो है क्या करते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं, उसमें निवेश करते हैं। तो गैर बैंकिंग जो वित्तीय संस्थान है, ये एक तरफ से हमसे जो है क्या करते हैं, पैसा इकट्ठे करते हैं और इसको जो है वो अन्य कंपनियों को और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं। तो चूंकि इनका काम जो है बैंकिंग सिस्टम नहीं होता है, बैंकिंग का नहीं होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम
गैर बैंकिंग कहते हैं, नॉन बैंकिंग कहते हैं। और चूंकि ये क्या कर रहे हैं, ये मध्यस्थ का काम कर रहे हैं, मीडिएटर का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ। इनके द्वारा जो है, जो ऋण पत्र होता है, डिबेंचर होते हैं, बचत पत्र होता है, बांड्स होता है, शेयर होता है, इन सबको जो है किसमें सम्मिलित किया जाता है, मुद्रा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अभी हम आपको इसमें बताएं कि जो हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका मनी मार्केट और दूसरा होता है आपका कैपिटल मार्केट, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। जो मुद्रा बाजार होता है, इसके अंतर्गत जो बैंकिंग सिस्टम होते हैं, आपका ये जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, ये भी जो है मुद्रा बाजार के अंतर्गत आता है। और इसका रेगुलेशन कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का जो केंद्रीय बैंक है, इसको हम आरबीआई कहते हैं, ये जो है इसको रेगुलेट करता है। और ये क्या करता है, ये अल्पकालीन शॉर्ट टाइम के लिए जो है डेप्ट प्रोवाइड करता है, ऋण प्रोवाइड करता है। जबकि पूंजी जो बाजार होता है, उसको हम कैपिटल मार्केट कहते हैं, उसमें आपके शेयर मार्केट्स आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट की बात आप लोग सुने हैं, इस पर हम चर्चा कभी करेंगे। तो ये मार्केट होते हैं जो कि पूंजी मार्केट में, पूंजी बाजार में आते हैं। और इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको रेगुलेट सेबी करता है। और ये जो है दीर्घकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने देखा कि गुरले शाह का जो दृष्टिकोण है, इनके अनुसार मुद्रा के अंतर्गत करेंसी, मार्क जमा, सावध जमा और गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों के ऋण पत्र, जिसको डिवेंचर बोलते हैं, बचत पत्र, बांड और शेयर को सम्मिलित किया जाता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट अंतिम व्यू है, इसका नाम है केंद्रीय बैंकिंग अथवा रेडक्लिफ दृष्टिकोण। रेडक्लिफ ये अर्थशास्त्री थे, इन्हीं के नाम पर ये दृष्टिकोण का नाम पड़ा। इस दृष्टिकोण के अनुसार, इनके अनुसार जो है, रेडक्लिफ के अनुसार क्या है कि मुद्रा के अंतर्गत करेंसी, मार्क जमा, सावधि जमा, गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों के ऋण पत्र, बचत पत्र, बांड्स, शेयर के अतिरिक्त इसमें किसको सम्मिलित करने की बात इन्होंने कहा, इसमें सम्मिलित करने की बात कहा असंगठित क्षेत्रों के, असंगठित क्षेत्रों के साथ, क्रेडिट बोलते हैं, साख को क्रेडिट बोलते हैं। असंगठित क्षेत्रों के साख को भी मुद्रा के अंतर्गत सम्मिलित किया। किसने किया? रेडक्लिफ दृष्टिकोण ने, रेडक्लिफ ने। इन्होंने असंगठित क्षेत्र के साथ, अब ये असंगठित क्षेत्र क्या होता है और साख क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएं। तो असंगठित, अभी मैं आपको बता रहा था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें मैंने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की बात मैंने कही। तो जो मुद्रा बाजार होता है, मुद्रा बाजार के अंतर्गत इसके अंतर्गत जो है, जो आपका डिवाइडेशन होता है, इसमें असंगठित और संगठित, दोनों क्षेत्र होते हैं। संगठित क्षेत्रों में कौन आते हैं? संगठित क्षेत्रों में आपके बैंक आते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक हैं, ये सारे के सारे जो है आपके किसमें आएंगे? संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। यहाँ तक कि आपका गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ भी जो है आपका संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। असंगठित क्षेत्र क्या होता है? असंगठित क्षेत्र मतलब जिसका कोई संगठन ना हो, जो व्यक्तिगत रूप में काम कर रहा हो, संगठन के रूप में कार्य नहीं कर रहा हो, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? असंगठित क्षेत्र कहेंगे। क्योंकि वह क्षेत्र क्या कर रहा है? साख का कार्य कर रहा है, लोगों को ऋण प्रोवाइड कर रहा है,
जिसको धन की आवश्यकता है, मुद्रा की आवश्यकता है, उसको प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? हम असंगठित क्षेत्र के साख की हम बात करते हैं। इसमें कौन आते हैं? इसमें आते हैं असंगठित क्षेत्र में आपके साहूकार, देसी बैंकर बोलते हैं, साहूकार, महाजन, है ना, इनको जो है हम असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। अब ये साहूकार क्या होते हैं? साहूकार जिसको हम मनी लेंडर बोलते हैं, मनी लेंडर्स का मतलब क्या हुआ? जो मुद्रा को उधार देते हैं। अच्छा, ये भी दो प्रकार के होते हैं, साहूकार भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो पेशेवर साहूकार होते हैं और एक गैर पेशेवर साहूकार होते हैं। पेशेवर साहूकार कौन होते हैं? जो पेशे से केवल यही कार्य करते हैं, जो रुपए को उधार देने का कार्य ही करते हैं, केवल एक ही कार्य करते हैं कि लोगों को उधार देना और उनसे जो है ब्याज लेना। जबकि गैर पेशेवर साहूकार कौन होते हैं? जो मुद्रा को उधार देने के पेशा उसको नहीं बनाते, मुद्रा उधार देने का वो पेशा नहीं बनाते, बल्कि इसके अलावा कुछ और कार्यों में भी लगे रहते हैं। वो कुछ और कार्य करते रहते हैं, साइड में वो क्या करते हैं? अपने अतिरिक्त धन को उधार भी देते हैं। जैसे महाजन लोग हो गए गांव में, है ना, कोई किसान वर्ग है, धनी वर्ग है, जिसके पास रुपए अधिक है, तो वो अपना अन्य व्यवसाय में लगा हुआ है, साथ में ही क्या कर रहा है? वो जिसको आवश्यकता है उसको धन भी उधार में दे रहा है, मुद्रा भी उधार में दे रहा है, तो उसको गैर पेशेवर साहूकार करते हैं। तो ये भी क्या करते हैं? ये भी मनी को प्रोवाइड करते हैं आवश्यकता पड़ने पे लोगों को, इसलिए इनको क्या कहते हैं? क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप में कार्य करते हैं, इनका कोई संगठन नहीं होता है, इसलिए इनको असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कहा जाता है। और इस तरीके से असंगठित क्षेत्रों से जो साख प्राप्त होता है, इसको भी जो है किसके अंतर्गत रखा गया है? मुद्रा के अंतर्गत रखा गया है। तो ये जो है आपका अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण के आधार पर मुद्रा की परिभाषाओं की बात मैंने कही, पूरा हमने एक में ही लिख दिया। यहाँ पर समझने के लिए आप देखिए कि मुद्रा करेंसी और मार्क जमा के रूप में, ये आपका पहले दृष्टिकोण के अनुसार, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार कहा गया है, जबकि आपका दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार बात कहाँ कही गई है? दूसरा फ्रीडमैन दृष्टिकोण के अनुसार जो है करेंसी मार्क जमा के साथ साथ सावध जमा को भी जो है सम्मिलित करने की बात कही गई है। गुल्ले तथा शाह का जो दृष्टिकोण है, इन्होंने मुद्रा के अंतर्गत करेंसी मार्क जमा, सावध जमा के साथ साथ गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों के डिबेंचर, सेविंग पेपर्स, बॉन्ड्स एंड शेयर्स को भी सम्मिलित करने की बात कही है। इसके अलावा जो है, जो आपका रेडक्लिफ व्यू है, इसके अनुसार इन सारी चीज़ों को सम्मिलित करने के साथ साथ अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर्स हैं उसके क्रेडिट की जो है उसको भी सम्मिलित करने की बात इन्होंने कही है। तो ये जो है आपका मुद्रा का डेफिनेशन, मैंने आपके समक्ष जो है मुद्रा के डेफिनेशन को रखा। अब निष्कर्ष रूप में सारी परिभाषाओं को यदि हम जो है निष्कर्ष रूप में एक सामान्य सी परिभाषा आपके सामने रखें, तो आपने अभी तक क्या देखा कि मुद्रा क्या है? मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य मापन, मूल्य संचय के साथ साथ सामान्य, स्वतंत्र एवं सामान्य रूप से स्वीकृति हो, स्वीकार योग्य हो, उसी को हम क्या कहेंगे? मुद्रा कहेंगे। यानी मुद्रा क्या है? मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है जिससे हम किसी भी वस्तु को आसानी से लेन देन कर सकते हैं। मुद्रा क्या है? मुद्रा मूल्य मापन के रूप में, मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य मापन का कार्य करता है, कार्य के रूप में जो परिभाषा दी गई है ना। मूल्य संचय का कार्य करता है ना। और जो क्या करता है, जिसे सभी लोग क्या करें? सामान्य स्वीकृति दें, सभी लोग उसको स्वीकार करें, उसी को हम क्या कहेंगे? मुद्रा कहेंगे। तो मुद्रा क्या है? एक वस्तु है जो ये जितने भी हमने कार्य आपको बताया, विनिमय का माध्यम हो, मूल्य संचय हो, मूल्य मापन हो, इन कार्यों को करते हुए वैधानिक रूप से, है ना, क्या हो? सामान्य
स्वीकृति प्रदान हो उसको हम क्या कहेंगे? मुद्रा कहेंगे। तो आज बस इतना ही। हैट्स ऑफ।